Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 3, and its name is Why Boys Fail in the College by Herbert E. Hawks. Why boys fail in the college? ये एक आम क्वेश्चन है, एक आम पूछा जाने वाला सवाल है कि क्यों ज़्यादातर लड़के कॉलेज में आकर फ़ेल हो जाते हैं। आप ज़्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स, हमारी फ़ीमेल स्टूडेंट्स भी बहुत फ़ेल होती हैं। तो ये एक जनरलाइजेशन है, ये जो एक राइटर की तरफ से ख़ास कर सिर्फ बॉयज़ का नाम लेके की गई है, लेकिन इट कैन बी अप्लाइड ऑन ऑल द स्टूडेंट्स। वाई स्टूडेंट्स फेल इन द कॉलेज? ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बहुत सारा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज लेवल पर आकर ख़ास तौर पर जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते? उन वजूहात को डिस्कस किया है हर्बर्ट ई हॉक्स ने, और उसने राउंड अबाउट 7 वो डिफरेंट रीज़न्स बताए हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं। यहाँ पे बॉयज़ का जिक्र हो रहा है, लेकिन इट कैन बी अप्लाइड फॉर टू ऑल द गर्ल्स, ऑल द बॉयज़। तो इसमें ये जो इसमें राइटर की अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द रीज़न्स दैट वाई डू स्टूडेंट्स फेल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उसने इसको एक्सप्लेन किया है। जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जो हम लोगों में भी हैं, जो हम भी करते हैं। कहीं ना कहीं कोई एक आध रीज़न हम में भी मौजूद होता है। खुदा ना करे कि आपको फेलियर का सामना हो, लेकिन ये कि कोई ना कोई एक ऐसा रीज़न हमारे अंदर भी मौजूद होता है जो हमें अच्छा परफॉर्म नहीं करने दे रहा होता। तो जब हम इसको पढ़ेंगे, आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मज़े का लगेगा, और इसको बहुत ही खूबसूरती से और बहुत लाइट वे में इसको इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग आवर चैप्टर। ऑफ द बॉयज़ हु डू नॉट रीच देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री, उन तमाम लड़कों में से जो अपनी नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री जो उनकी तालीम के मुकम्मल करने की जो लिमिट होती है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज करियर, अपने कॉलेज करियर के दरमियान, यानी कि अपनी कॉलेज की ज़िंदगी के दरमियान जो उन्होंने सोचा होता है कि ये हमारी बाउंड्री है, हमें यहाँ तक तालीम हासिल करनी है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। बट वो फेल टू गेट थ्रू, लेकिन जो इसमें वहाँ तक पहुँच जाने में फ़ेल हो जाते हैं, वहाँ पे हार जाते हैं। देयर आर 2 मेन क्लासेस, उन सब की 2 मेन क्लासेस है। अगर हम उनको डिवाइड करें 2 ग्रुप्स में, या 2 रीजन्स उनको देकर अगर हम उनको डिवाइड करने की कोशिश करें, तो ब्रॉडली हम उनको सिर्फ 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। दोज़ हु ट्राई, वो जो कोशिश करते हैं, एंड दोज़ हु डोंट, और दूसरे वो जो कि कोशिश ही नहीं करते। और ये एक जनरल जो है वो ऑब्जर्वेशन है कि हमेशा स्टूडेंट्स 2 तरह के होते हैं। एक स्टूडेंट तो वो है जो बहुत कोशिश कर रहा है, जिसने बहुत मेहनत की है, लेकिन फिर भी वो अच्छा रिज़ल्ट शो नहीं कर पा रहा। उसके रीज़न्स अलग हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि कोशिश ही नहीं कर रहा, जिसके बारे में हमारे यहाँ कहा जाता है हमारा बच्चा लायक तो बहुत है, लेकिन बस ये ना इसका ध्यान नहीं है, जिसके बारे में पेरेंट्स भी ये कहते हैं। तो अगर एक बंदा कोशिश ही नहीं करेगा तो उसके कामयाब होने के क्या चांसेस होंगे? तो अगर हम हॉक्स को देखें तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को जो फेल हो जाते हैं, जो अपनी बाउंड्री को कंप्लीट नहीं करवाते, उसमें 2 कैटेगरीज़ हैं। एक वो जो कोशिश करते हैं, और एक वो जो कोशिश नहीं करते। Many boys attempt seriously to make good and really have the native ability to do so. बहुत से लड़के बहुत अच्छी कोशिश, बहुत सीरियसली, बहुत संजीदगी के साथ एक अच्छी कोशिश करते हैं, एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी, और उनके अंदर नेटिव एबिलिटी होती है कि वो ऐसा कर सके। नेटिव एबिलिटी बेसिक एबिलिटी, पैदाइशी, उनके अंदर ये चीज़ मौजूद होती है कि वो मेहनत करें और एक अच्छी एफ़र्ट के साथ वो कोशिश करें। बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट द डेस्क एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क असाइंड। लेकिन उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो एक जगह पे बैठ जाएं, एक डेस्क पे बैठ जाएं एंड कॉन्सेंट्रेट, और वो पूरी तवज्जो के साथ उस काम को करें जो कि उनको दिया गया है।
अब ये वो पॉइंट है जिसको अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो ये हम सब में किसी न किसी हद तक मौजूद होता है कि हमें एक बार बैठकर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। हमें ये लगता है कि अच्छा अभी हम बैठ जाते हैं, अभी कर लेते हैं। अगर हम बैठ भी जाए तो भी हमें मुख्तलिफ़ और काम याद आ रहे होते हैं, हमारी कंसंट्रेशन बाकी हर जगह होती है, नहीं होती तो हमारी किताब पे नहीं होती। और जो बाहर वाले जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो हमें देख के ही कह रहे होते हैं कि ये इसने 1 घंटे से किताब पकड़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि ये पढ़ रहा है। लेकिन हमें ये पता होता है कि हम तो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन जब आप ऐसा कभी भी ना कर पाए कि आपसे कॉन्सेंट्रेट ना हो सके, आप हमेशा ही इन नर्वस हैबिट्स का शिकार रहे, तो फिर अल्टीमेटली ये चीज़ आपको फेलियर की तरफ ले जाती है। इसको कोशिश से दूर किया जा सकता है कि जो कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स होते हैं, इसको कोशिश से दूर किया जा सकता है, और इसी चीज़ को आगे फर्दर राइटर एक्सप्लेन करेगा। देयर इज़ द बॉय, एक लड़का है, हु सिट्स डाउन टू स्टडी, जो पढ़ने के लिए बैठता है, ओपन्स हिज बुक, अपनी किताब खोलता है, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क सेज टू हिमसेल्फ, लेकिन अपना काम शुरू करने से पहले अपने आप को कहता है, आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल, इट नीड्स इट बैडली। मेरा ख्याल है कि मुझे पहले अपनी पेंसिल शॉर्प कर लेनी चाहिए, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। एंड वेन इट हैज़ शार्पनड ही हैज़ शार्पनड इट, और जब वो उसको शार्प कर चुका होता है, ही ऑब्जर्व्स दैट ऑल पेंसिल्स नीड शार्पनिंग, फिर उसको एकदम से ख्याल आता है कि सिर्फ ये एक पेंसिल नहीं बल्कि ये सारी की सारी जितनी पेंसिल है सबको शार्प करना चाहिए। एंड सो ऑन, और इसी तरह से अनटिल हिज टाइम इज़ गॉन, यहाँ तक कि उसका वक्त चला जाता है, एंड नथिंग हैज़ बीन डन, और वो कुछ भी नहीं कंप्लीट कर पाता, कुछ भी काम नहीं कर पाता। सच नर्वस हैबिट्स आर नॉट ईजी टू अपरूट, इस तरह की जो नर्वस हैबिट्स हैं, जो आदत हैं, इनको अपरूट करना, जड़ से उखाड़ के फेंक देना इतना आसान नहीं है। एंड सो फार एज आई कैन सी, और जहाँ तक मैंने देखा है, आई कैन सी कैन नॉट बी इरेडिकेटेड बाय एनी वन बट बाय द बॉय हिमसेल्फ। जहाँ तक मैंने देखा है, राइटर कह रहे हैं कि जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, वहाँ तक कोई दूसरा शख्स इस चीज़ को, इस गलत हैबिट को, इस गलत आदत को ख़त्म नहीं कर सकता, इरेडिकेट नहीं कर सकता, तलफ़ नहीं कर सकता आपके अंदर से, बट द बॉय हिमसेल्फ, लेकिन जब तक वो लड़का खुद ना चाहे। अब आप देखिए कि आप अगर पढ़ने के लिए आज बैठे हैं और आपने वैसे तो आपको 1 घंटा हो गया है, आपके आगे किताब खुली हुई है, लेकिन आपका दिमाग तो कहीं और है। आप सोच रहे हैं कि अच्छा मुझे अभी ये कुकिंग करनी है, मुझे ये बनाना है, फिर मैं उसमें ये डालूँगी, या आप कोई अपने ड्रेस के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने आज ये कपड़े पहनने हैं, या मैंने फ़लाँ जगह घूमने जाना है, या मैंने फ़लाँ लोगों से मिलना है। आप कुछ और से और सोच रहे हैं। अगर ऐसा नहीं सोच रहे तो फिर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा ये वाली बुक, इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर कर लूँगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट बुक का कर लूँगी, मैं उन टीचर को असाइनमेंट चेक करवा दूँगी। लेकिन उसका अनफॉर्चुनेट उसमें क्या होता है कि जो टाइम आप अपने इस पढ़ाई को दे रहे हैं, वो तो आपने दिया ही नहीं, वो तो आपने दूसरी सोचों में गुजार दिया। और जब आपने दूसरी सोचों में गुजार दिया, आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया, तो आपके पास वक्त ही नहीं बचा कि आप इस चीज़ को, जो काम आप कर रहे थे, इसको कंप्लीट कर सकें। तो ये कंसंट्रेशन का फ़ेल हो जाना, कि ये जो मसला है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आप अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते अपनी स्टडीज़ की तरफ, ये वो मसला है जिसको सिर्फ़ आप खुद हल कर सकते हैं अपनी डिटर्मिनेशन के साथ, अपने फुल इरादे के साथ कि नहीं, मुझे पूरी तवज्जो के साथ पढ़ना है और मैंने कुछ और नहीं सोचना, और इस टाइम में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी किताब को पढ़ने के लिए तवज्जो देनी है। अदर्स कैन सी द डिफ़िकल्टी, दूसरे लोग मसले को देख तो सकते हैं, but the boy must take himself by the collar and make himself cultivate a poise and calm that smooths the fidgets। अब क्या है कि उस लड़के को खुद से अपने आप को कॉलर से पकड़ना है, ये अपनी ज़मीर को झंझोड़ने की बात हो रही है, अपने आप को कॉलर से पकड़ना है, एंड मेक हिमसेल्फ कल्टिवेट अ पॉइज, और अपने आप के अंदर उसने कल्टिवेट करना है, पैदा करना है एक सकून, पॉइज इन काम,
एक सुकून की कैफियत अपने अंदर पैदा करनी है, दैट स्मूदर्स द फिजिट्स, जो कि फिजिट्स ये नर्वस हैबिट्स, कभी हाथ हिलाना, कभी पाँव हिलाना, कभी गर्दन हिलाना, ये अक्सर लोगों में आदत होती है कि और कुछ नहीं, बैठे बैठे पाँव हिलाना शुरू हो जाते हैं, हाथ हिलाना शुरू हो जाते हैं। ये नर्वसनेस की वजह से भी होता है कि उनको ये लग रहा होता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, या ये मुश्किल है, या उस चीज़ के डर से, उस चीज़ के खौफ से, या फिर इस चीज़ के खौफ से कि हमारे पास वक्त कम है और हमें ये काम करना है। ये एक नॉर्मल चीज़ है कि ये फिजिट्स हो जाते हैं। लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए आपको फुल डिटर्मिनेशन रिक्वायर है, और वो डिटर्मिनेशन कहाँ से आएगी? वो आपने ख़ुद अपने आप को देनी है, अपनी ज़मीर को झंझोड़ना है, आपने ख़ुद से कहना है कि नहीं, मुझे जो है अपने अंदर सुकून लेकर आना है और बहुत कामली मुझे इस टाइम फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना है। अनटिल ही डज़ दिस, जब तक वो ऐसा करता है, नहीं करता, ही डज़ नॉट रियली ट्राई। इसका मतलब ये है कि वो वाक़तन कोशिश नहीं कर रहा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा कि वो अपने आप को तैयार करे फुल कंसंट्रेशन के लिए, तो इसका मतलब ये है कि वो ट्राई नहीं कर रहा, वो कोशिश नहीं कर रहा। ऑल्दो ही थिंक्स, चाहे वो ये समझता है, ही इज़ ट्राइंग, वो ये समझ रहा होता है कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, एंड ऑफ्टन स्पेंड्स मोर टाइम इन प्रेजेंस ऑफ एन ओपन बुक देन मैनी अ बॉय ऑफ इक्वल एबिलिटी हु डज़ गुड वर्क। और अक्सर वो अपना ज़्यादातर वक्त खुली किताब के साथ गुजारता है उन लड़कों की निस्बत जो कि उसकी निस्बत कम वक्त खुली किताब के साथ गुजारते हैं, लेकिन फिर भी वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। अब देखें, जब आप लोगों के रिज़ल्ट्स आते हैं या कोई बच्चे फ़ेल हो जाएं, तो वो अक्सर ये कहते हैं, मैम हमने बहुत कोशिश की थी, हमने तो बहुत पढ़ा था, हम तो इतना पढ़ते थे, हमने तो इतनी मेहनत की थी, बस पता नहीं क्या हुआ कि हमारे साथ ऐसा हो गया। वो हमारा फ़लाँ कज़न है, वो तो इतना पढ़ता नहीं है, तो उसको तो फिर भी इतने मार्क्स आ गए, वो तो फिर भी पास हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए भी तो हो सकता है ना कि आपने 2 घंटे किताब खोल के बैठे हों, लेकिन उन 2 घंटों में आपने जो पढ़ाई को टाइम दिया हो वो 20 मिनट हो, लेकिन उसके मुकाबले में वो जो दूसरा बच्चा है उसने सिर्फ 1 घंटे किताब खोली हो, लेकिन उसने 1 घंटे में कंसंट्रेशन के साथ उसने पूरा 1 घंटा अपनी किताब को दिया, तो वो कामयाब हो गया। तो जो कंसंट्रेशन के साथ टाइम आप चाहे थोड़ा भी दें, वो आपको ज़्यादा पे बैक करता है। तो इसीलिए सबसे पहले ये जो नर्वस हैबिट्स है, ये जो नर्वसनेस है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आप दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं, इस चीज़ के ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकें। अ कॉमन कॉज ऑफ फेलियर, अब अगला कॉज डिस्कस हो रहा है। पहला था नर्वसनेस और बैड हैबिट्स या फिर फेलियर ऑफ कंसंट्रेशन। नाउ द सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फेलियर इज़ द मिस्टेकन एम्बिशन। अब मिस्टेकन एम्बिशन क्या होता है? मिस्टेकन एम्बिशन होता है आपका गलत मकसद हयात, आपने गलत जो चीज़ अपने लिए चूज़ कर ली है, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स ही इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि उनकी फैमिली का, उनके पेरेंट्स का भी बड़ा किरदार होता है, उनका भी एक बहुत अमल दखल होता है। हम भी पेरेंट्स को डील करते हैं, स्टूडेंट्स को देखते हैं। यूजुअली ऐसा होता है, हमारी सोसाइटी ने बनाया है कि हमारे यहाँ जब बच्चा मैट्रिक कर लेता है तो पेरेंट्स के जहन में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं कि या हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा या हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा। तो हम इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन तो सोचते ही नहीं है कि इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन भी हो सकती है और हमें कोई और सब्जेक्ट्स भी ऑप्ट करने चाहिए। लेकिन नहीं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस सब्जेक्ट्स की तरफ ही जाते हैं, या उन्होंने एफएससी प्री मेडिकल लेना है या उन्होंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग लेना है, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं। और जो बच्चे थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं उनको ये समझा जाता है कि बस इनके लिए तो यही है कि इन्होंने सादा एफए करना है एंड दैट इज़ ऑल। तो ये एक गलत कंसेप्शन है जो हमें फेलियर की तरफ लेके जाता है, हमारे स्टूडेंट्स को फेलियर की तरफ लेके जाता है। आइए पढ़ते हैं कि इसको कितने अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अ कॉमन कॉज ऑफ फेलियर इज़ अ मिस्टेकन एम्बिशन फॉर द बॉय ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट्स। अब एक लड़के का फेल होने का जो एक और कॉज है, एक और जो वजह है, वो है गलत मकसद हयात जो कि उसके वालिदैन उसके लिए सिलेक्ट कर लेते हैं या चूज़ कर लेते हैं। मोर ऑफ्टन देन आई शुड विश, ज़्यादातर जिसके मैं ख्वाहिश करता हूँ, आई फाइंड अ बॉय हु इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क, कि मुझे एक ऐसा लड़का
जो कि अपने काम में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, एंड हु इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन, या तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट से कोशिश नहीं कर रहा, या फिर वो इसको बेहतरीन अंदाज से, डिस्टिंक्शन होता है कि सबसे मुनफरिद तरीके से या बहुत बेहतरीन अंदाज से उसको करने की कोशिश नहीं कर रहा, बिकॉज ही इज़ फॉलोइंग अ डायरेक्शन मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो एक ऐसे रास्ते पे चल रहा है जो कि उसके वालिदैन ने उसके लिए मैप आउट किया है, जिसका नक्शा उसके वालिदैन ने उसके लिए बनाया है, जिस पर उसके वालिदैन ने उसको डाला है, दैट रन्स काउंटर टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़, जो कि उसके तमाम तर उसके शौक़, उसकी एबिलिटीज़ और उसके दिलचस्पियों के मुखालिफ है। और यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चा कुछ और पढ़ना चाह रहा है, लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, तुमने यही वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो उससे भी स्टूडेंट का दिल जो है वो पढ़ाई की तरफ हो ही नहीं पाता, और वो कोशिश ही नहीं करता कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। आई हैव मेड अ नंबर ऑफ वेरी वार्म एनिमीज अमंग द पेरेंट्स ऑफ माई कॉलेज स्टूडेंट्स बाई टेलिंग देम दैट आई एम सर्टन दैट द गुड लॉर्ड नेवर इंटेंडेड देयर सन टू बी अ फिजिशियन और अ डेंटिस्ट और एन इंजीनियर। अब बहुत ही आयरॉनिक और बहुत ही लाइट से वे में उसने बहुत अच्छे से, राइटर ने हमें ये बता रहा है कि मैंने बहुत सारे अपने जो है वो दुश्मन बना लिए हैं, अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को दुश्मन बना लिया है, क्योंकि मैंने उनको क्या बताया, मैंने उनको ये बताया कि खुदावंद ताला ने आपके बच्चे को की किस्मत में फ़िज़िशियन बनना, डॉक्टर बनना, दांतों का डॉक्टर बनना, डेंटिस्ट बनना या इंजीनियर बनना नहीं लिखा है। अब जब एकदम से टीचर कोई पेरेंट्स को बताएगा कि आपका बच्चा जो है वो ऐसा कुछ नहीं बन सकता, इसका मतलब है कि वो ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकता, तो पेरेंट्स भी एकदम से हो जाते हैं कि हैं ये क्या बात हुई, हमारा बच्चा पढ़ सकता है, हमारा बच्चा कर सकता है। तो ये उसने बड़े लाइट मूड में उसने ये बात बताई। इट मे बी दैट द बॉय हैज़ एबिलिटी इनफ टू बी एनी वन ऑफ दीज थिंग्स। ऐसा हो सकता है कि उस लड़के के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो इनमें से कुछ बन जाए, बट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज़ ही डज़ नॉट वांट टू बी, लेकिन वो ऐसा बनना नहीं चाहता। अब हमारे यहाँ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं फ़ाइन आर्ट्स में, या बहुत अच्छे होते हैं लिटरेचर में, या बहुत अच्छे होते हैं सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, उनका इंटरेस्ट होता है, लेकिन उनके पेरेंट्स चूँकि उनको मेडिकल की फ़ील्ड में या इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में डाल देते हैं, और वो मेडिकल कर भी जाते हैं, वो डॉक्टर बन भी जाते हैं क्योंकि वो लायक होते हैं, या वो इवेंचुअली कर जाते हैं, लेकिन वो उनका इंटरेस्ट तो नहीं होता, वो दिल से तो वो चीज़ नहीं करना चाहते। अब जो बच्चा जिसके इंटरेस्ट नहीं था मेडिकल में, लेकिन फिर भी वो मेडिकल कर गया, अगर उसको वो सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते जिसके अंदर उसका मेन इंटरेस्ट है, तो वो कितना एक्सेल करता, वो कितने अच्छे तरीके से उसके अंदर परफॉर्म करता। ही वॉन्ट्स टू बी theatrical मैनेजर और अ बिजनेसमैन और अ बुक इलस्ट्रेटर। अब वो और कौन से प्रोफेशंस जो हैं वो गिनवा रहा है कि वो बनना चाहता है थिएट्रिकल मैनेजर थिएटर जहाँ पे परफॉर्मेंसेस होती हैं, ड्रामास परफॉर्म किए जाते हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस होती हैं। हो सकता है कि वो बच्चा इतना ज़्यादा वो क्रिएटिव हो, उसका इंटरेस्ट जो है वो इस तरफ हो कि वो थिएट्रिकल मैनेजर बनना चाहता है, या वो कोई कारोबार करना चाहता है, या फिर वो किसी किताब को इलस्ट्रेट करने वाला, उसका वो इतना बुक लवर है कि उसको अच्छा लगता है कि वो बुक्स पढ़े और उनके रिव्यूज़ दे, तो वो ये सब कुछ भी बन सकता है। इट मे बी अनरीजनेबल फॉर द बॉय टू टर्न हिज बैक ऑन फाइन ओपनिंग इन द डेंटल प्रोफेशन इन फेवर ऑफ बिजनेस। लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारी सोसाइटी में इट मे बी अनरीज़नेबल, ये अनरीज़नेबल है, ये मतलब लोगों को लगता है कि ये बात तो बहुत ही ख़िलाफ़ तवक्को है कि एक शख्स, एक बच्चा जिसको डेंटल प्रोफेशन में जाने का मौका मिले, उसके मुकाबले में वो बिज़नेस में चला जाए। एक बच्चे को हम मौका दे रहे हैं कि वो डॉक्टर बन जाए, और वो कहे नहीं, मैंने डॉक्टर नहीं बनना, मैंने तो जो है वो कारोबार करना है। तो ये तो बहुत हमारी सोसाइटी में इसको अनरीज़नेबल समझा जाता है, इसको बहुत गलत समझा जाता है। बट रीज़न कैन नॉट कंट्रोल ऑल ऑफ दीज मैटर्स। लेकिन ये जो रीज़न है, ये जो वजूहात है, ये हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। एज वेल आर्ग्यूड विद द पर्सन दैट ही ऑट टू लाइक ऑनियंस व्हेन ही डिटेस्ट दैम।
कहते हैं कि इसकी एग्जांपल कैसे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक बंदे के साथ हम उसके साथ आर्ग्यू करके उसको दलाइल दे दे के उसको ये बताएं कि तुम्हें प्याज खाने चाहिए, हालांकि वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता, डिटेस्ट देम, वो उनको बिल्कुल उनका टेस्ट पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको कह रहे हैं नहीं नहीं प्याज बहुत अच्छे से, इसलिए तुम्हें लाजमी प्याज ही खाने चाहिए। एज अ जनरल थिंग द बॉय विन्स आउट इन सच कंट्रोवर्सीज़। और इस तरह के हालात में ज़्यादातर लड़के जो हैं विन्स आउट इन द इस तरह के प्रॉब्लम्स में वो जीत जाते हैं, एंड ही शुड, और उसको जीतना भी चाहिए। ऑल्सो बी इट सेड दैट पेरेंट whom I have offended usually comes around after a term of year and tells me that his son was right and that he is thankful to me for taking the part of the boy in the argument। और वो अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये कह रहे हैं कि यूजुअली ऐसा ही होता है कि जिन पेरेंट्स को मैंने गुस्सा दिला दिया होता है ये कह के कि आपका बच्चा ये नहीं पढ़ सकता, वो तकरीबन 6 महीने साल के बाद दोबारा मेरे पास आते हैं और वो इस चीज़ को उनको यकीन हो गया होता है कि वाकई में आप ठीक कह रहे थे, ये हमारा बच्चा ये वाले सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं है, और आपने हमारे ऊपर जो है वो बड़ा हमारे साथ अच्छा काम किया हमारे बच्चे का साथ देकर, और अब हम उसके सब्जेक्ट्स चेंज करवा रहे हैं। इफ़ सच अ बॉय फेल्स, अगर इस तरह का एक बच्चा जो है लड़का जो है वो फ़ेल हो जाता है, किस तरह का लड़का कि जिसके वालिदैन ने उसके लिए एक गलत सब्जेक्ट्स का इंतखाब किया है, इट इज़ बिकॉज ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई टू डू द वर्क दैट इज़ डिस्टेस्टफुल टू हिम। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि वो अपने आप को वो काम करने पर आमादा नहीं कर सका जिसको वो पसंद नहीं करता, जिन किताबों में जिन सब्जेक्ट्स में उसका इंटरेस्ट नहीं है वो उसको पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सका, and that he feels is leading him in the wrong direction। और उसको ये महसूस होता है कि ये चीज़ें उसको गलत रास्ते की तरफ या गलत डायरेक्शन में लेके जा रही हैं। इफ़ द कॉलेज इज़ अलाइव टू इट्स वर्क, अगर कॉलेज अपने काम अच्छे से कर रहा है, ऑफ एडवाइस, अगर अपना मशवरा देने का काम अच्छे से कर रहा है, सच केसेस आर कॉट बिफोर द फेलियर इज़ कम्प्लीट। तो इस तरह के केसेस हल हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं या पकड़े जा सकते हैं कंप्लीट फेलियर से पहले, इससे पहले कि उनका वो बिल्कुल ही फ़ेल हो जाएं और वो कॉलेज से निकाले जाएं। 2 साल लगाने के बाद साल लगाने के बाद पेपर देने के बाद पता चले कि जी बच्चे ने तो सपनियाँ लेके बैठ गया है, और क्या फ़ायदा हुआ उसकी पढ़ाई का, उसके टाइम जो इन्वेस्ट किया, जो पेरेंट्स ने मेहनत इन्वेस्ट की, जो पेरेंट्स ने पैसा इन्वेस्ट किया, वो सारे का सारा वेस्ट होने से पहले अगर उन बच्चों को ये बता दिया जाए कि बेटा यू मस्ट कंसीडर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, तो शायद वो अपना बहुत सा वक्त बचा सकते हैं, वो अपना वक्त बचा सकते हैं, और पेरेंट्स जो हैं वो अपनी मेहनत, अपनी एनर्जीज़, अपनी होप्स, अपने पैसा जो वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो उस चीज़ को भी बचा सकते हैं। ओके बेटा, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इट विद टुमारो। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।